नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम अपने आसपास हर पल चल रहे एक अदृश्य युद्ध की पड़ताल करने वाले हैं। ये कोई आम जंग नहीं है, ये एक केमिकल युद्ध है, प्रोटॉन देने वालों और प्रोटॉन लेने वालों के बीच। हम बात कर रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण की, यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। बिल्कुल। और इस केमिकल युद्ध को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन, कह सकते हैं, एक फील्ड गाइड है। फील्ड गाइड? हाँ, कुछ बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित रिवीजन नोट्स। आज हम इन्हीं नोट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये केमिकल एजेंट्स हमारी दुनिया को मतलब कैसे आकार देते हैं। यही तो दिलचस्प सवाल है ना। एक तरफ तो सिरके में एसिटिक एसिड है जिसे हम खाते हैं, और दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो धातु तक को गला सकता है। हाँ, दोनों ही अम्ल हैं, बिल्कुल। पर इनके किरदारों में इतना फर्क क्यों है? इन्हीं गुत्थियों को सुलझाना आज का हमारा मिशन है। तो चलिए सबसे पहले इन योद्धाओं की पहचान से ही शुरू करते हैं। ठीक है। स्कूल में तो हमें सिखाया गया था कि अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे? हाँ, वो पहली पहचान है, बिल्कुल शुरुआती लेवल की। जैसे नींबू का खट्टापन। हाँ, नींबू का खट्टापन साइट्रिक एसिड की वजह से है, और जैसे नीम का कड़वापन वो उसके क्षारीय यानी एल्कलाइन गुणों के कारण है। ओके। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। असल में अम्ल वो यौगिक हैं जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन यानी H+ आयन दान करते हैं। वो एक तरह से प्रोटॉन डोनर्स हैं। और क्षार? वो फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हुए। एकदम सही। क्षार पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन छोड़ते हैं और ये इन H+ आयनों को पकड़कर बेअसर कर देते हैं। मतलब पूरा खेल बस एक प्रोटॉन के लेन देन का है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है हर चीज को चक्कर तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, वो तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास कुछ जासूस हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। सबसे मशहूर जासूस है लिटमस पेपर। हाँ, लिटमस। मुझे याद है स्कूल में इसे लेकर हमेशा कंफ्यूजन होता था कि कौन सा रंग किस में बदलता है। इन नोट्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक दी है, अनिल की छलनी। हाँ, ये एक क्लासिक मेमोनिक है और काम भी करता है। अनील मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। सही। और छलनी? क्षार लाल लिटमस को नीला। ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, ये छोटी सी ट्रिक इस केमिकल युद्ध में रंगों का कोड समझने में बहुत मदद करती है। ये तो बढ़िया है। तो अब हम इन किरदारों को पहचान सकते हैं। चलिए अब जरा रणभूमि में उतरते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। नोट्स की लिस्ट देखकर तो हैरानी होती है कि अम्ल हमारे खाने पीने की कितनी चीजों में है। दही में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, इमली में टाटारिक एसिड। ऐसा लगता है प्रकृति को अम्लीय स्वाद बहुत पसंद है। पसंद से ज्यादा ये एक जरूरत है। कई ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है वो प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अच्छा, प्रिजर्वेटिव का? कैसे? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं जिससे खाना जल्दी खराब नहीं होता। अचार में तेल मसालों के साथ सिरका या नींबू का रस भी तो इसी वजह से डालते हैं। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच भी है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि ये अम्ल सिर्फ हमारी प्लेट में नहीं, हमारे पेट में भी है। हाँ, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये सुनने में इतना खतरनाक लगता है, हमारा पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? ये बायोलॉजी का एक अद्भुत चमत्कार है। हमारे पेट की भीतरी दीवारों पर म्यूकस यानी बलगम की एक मोटी परत होती है। एक परत? हाँ, और ये परत एक शील्ड की तरह काम करती है। ये उस शक्तिशाली एसिड को पेट की मांसपेशियों तक पहुंचने ही नहीं देती। ये एक परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ही एक हाईटेक केमिकल फैक्ट्री चल रही है। अच्छा, पहचान पर वापस आते हैं। लिटमस के अलावा भी तो जासूस होंगे। हाँ बिल्कुल। नोट्स में हल्दी और लाल पत्ता गोभी जैसे कुछ घरेलू जासूसों का भी जिक्र है। हाँ, हल्दी तो एक बेहतरीन सूचक है। कभी कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाकर देखिएगा। हाँ, वो लाल हो जाता है। बिल्कुल। साबुन जो कि क्षारीय होता है, लगते ही वो पीला दाग भूरा लाल हो जाता है। ये हल्दी का सिग्नल है कि यहाँ एक बेस मौजूद है। सही। और लाल पत्ता गोभी का रस तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम करता है। एसिड में गुलाबी लाल और क्षार में नीला हरा हो जाता है। ये तो किचन में करने वाले एक्सपेरिमेंट जैसे हैं। लेकिन नोट्स में एक और दिलचस्प चीज है, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब गंध से पहचान। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत अनोखा तरीका है। जैसे प्याज का रस या वेनिला एसेंस, इनकी अपनी एक तेज गंध होती है ना? हाँ, बिल्कुल।
जब आप इनमें कोई बेस यानी क्षार मिलाते हैं तो वो बेस इन गंध वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें बदल देता है और नतीजा गंध गायब हो जाती है। पूरी तरह से। लेकिन एसिड के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता तो गंध बनी रहती है। मतलब बेस एक तरह से गंध का स्विच ऑफ बटन दबा देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? हाँ, तो अब जब हम इन एजेंट्स को पहचानना सीख गए हैं तो चलिए इनके टकराव की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहली टक्कर है अम्ल बनाम धातु। हाँ, जब एक एक्टिव मेटल जैसे जिंक किसी एसिड के संपर्क में आता है तो एसिड उस पर हमला कर देता है। हमला? हाँ, एक तरह से। और इस लड़ाई में मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस आजाद होती है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की लड़ाई में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन गैस तो अदृश्य होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैस निकल रही है? नोट्स में एक पॉप टेस्ट का जिक्र है। ये केमिस्ट्री का सबसे मजेदार साउंड इफेक्ट है। आप जहां से गैस निकल रही है वहां एक जलती हुई तीली ले जाएं। ओके। अगर वो हाइड्रोजन गैस है तो वो एक छोटी पॉप की आवाज के साथ जलेगी। ये इस बात का सबूत है कि एसिड ने मेटल को हराकर हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। पप, समझ गया। तो ये हुआ जब एसिड का सामना एक शुद्ध धातु से हो। लेकिन ज्यादातर धातुएं तो प्रकृति में कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर। अगर एसिड का सामना इनसे हो तो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ जंग का नतीजा बिल्कुल अलग होता है। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से टकराता है तो लवण और पानी के साथ एक और गैस निकलती है। एक और गैस? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा, CO2। और इस CO2 गैस की क्या पहचान है? क्या इसका भी कोई टेस्ट है? बिल्कुल। इसका क्लासिक टेस्ट है चूने के पानी के साथ, मतलब लाइम वाटर। अगर आप इस गैस को चूने के पानी से गुजारें तो वो साफ पानी तुरंत दूधिया हो जाता है। दूधिया? हाँ, मिल्की। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से होता है। ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। ठीक है, तो हमने दो तरह के टकराव देख लिए, लेकिन सबसे जरूरी टकराव तो तब होता है जब एक अम्ल और एक क्षार आमने सामने आते हैं। नोट्स में इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, नाम से लगता है कि ये एक तरह का शांति समझौता है। आप इसे बिल्कुल एक शांति समझौता कह सकती हैं। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। पूरी तरह? हाँ, एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन मिलकर पानी यानी H2O बना लेते हैं, जो कि न्यूट्रल है। और बाकी बचे आयंस का क्या होता है? वो मिलकर लवण यानी सॉल्ट बनाते हैं। तो जंग खत्म और नतीजा है नमक और पानी। लेकिन नोट्स कहते हैं कि हर शांति समझौते का नतीजा एक जैसा नहीं होता। बनने वाला लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि लड़ने वाले योद्धा कितने ताकतवर थे। हाँ, इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। अगर एक मजबूत एसिड और एक मजबूत बेस के बीच मुकाबला हो तो दोनों बराबर की ताकत लगाते हैं और नतीजा होता है न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर एक मजबूत और एक कमजोर हो तो अगर एक मजबूत एसिड एक कमजोर बेस से भिड़े तो एसिड की जीत होती है और बनने वाले सॉल्ट का मिजाज थोड़ा अम्लीय रह जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। ये टग ऑफ वॉर वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसे समझना आसान हो गया। अब अभिक्रियाओं से हटकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेतावनी पर आते हैं जो नोट्स में दी गई है। अम्ल को पतला करना, डाइल्यूशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ जोर देकर कहा गया है कि हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ये केमिस्ट्री लैब का सबसे जरूरी सेफ्टी रूल है। इसके पीछे का विज्ञान है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिसमें गर्मी निकलती है। बहुत ज्यादा गर्मी। जब आप सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो विशाल मात्रा में मौजूद पानी उस गर्मी को सोखता जाता है, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, मतलब पानी को एसिड में डाल दिया तो क्या होगा? तो सोचिए, आपके पास बहुत सारा एसिड है और आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। उस छोटे से पानी में इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा होगी कि वो तुरंत भाप बन जाएगा और एसिड के छींटे लेकर बाहर उड़ेगा, एक धमाके के साथ। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। कांच का बीकर भी टूट सकता है। तो नियम हमेशा याद रखें, एसिड टू वाटर, ANW। एसिड टू वाटर, ये हमेशा याद रहेगा। चलिए अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, pH स्केल। ये मुझे हमेशा एक तरह का केमिकल स्कोरबोर्ड लगता है। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का।
पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है। 7 न्यूट्रल होता है ना? हाँ। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे शुद्ध पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, और 7 से जितना ऊपर क्षारीयता या एल्कैलिनिटी उतनी बढ़ेगी। और इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? नोट्स में पाचन का उदाहरण दिया है। जब पेट में एसिडिटी होती है तब असल में हमारे पेट का पीएच बहुत नीचे चला जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक एंटासिड। हाँ, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कुछ नहीं बल्कि एक माइल्ड बेस है। जैसे ही ये पेट में जाता है, ये बढ़े हुए एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और हमें तुरंत राहत मिलती है। वाह! तो हम असल में अपने पेट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन को अंजाम दे रहे होते हैं। और दांतों के बारे में क्या? नोट्स में टूथ डीके और पीएच का कनेक्शन बताया गया है। ये भी बहुत जरूरी है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में बदल देते हैं। अच्छा। इससे हमारे मुंह का पीएच गिरने लगता है। अगर ये पीएच 5.5 के खतरनाक स्तर से नीचे चला गया तो ये एसिड हमारे दांतों की सबसे मजबूत बाहरी परत इनेमल को घोलना शुरू कर देता है। यहीं से कैविटी की शुरुआत होती है। तो टूथपेस्ट का काम सिर्फ सफाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर टूथपेस्ट स्वभाव से क्षारीय होते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो वो टूथपेस्ट मुंह में बने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच को वापस सुरक्षित लेवल पर ले आता है। क्या बात है। प्रकृति में भी इसका कोई उदाहरण है? वो नेटल और डॉग पौधे वाली कहानी? हाँ, वो प्रकृति का अपना फर्स्ट एड सिस्टम है। नेटल पौधे के पत्तों पर छोटे छोटे डंक होते हैं जिनमें मेथेनोइक एसिड होता है। जब वो हमें चुभता है तो जलन होती है। बहुत तेज। लेकिन कमाल की बात यह है कि अक्सर उसी पौधे के आसपास डॉक नाम का पौधा उगता है जिसकी पत्तियों का रस क्षारीय होता है। तो अगर उसे रगड़ लें तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और जलन कम हो जाती है। प्रकृति का अपना इलाज। ये तो अद्भुत है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आते हैं जहां कुछ बहुत काम की यौगिकों का जिक्र है। शुरुआत करते हैं क्लोर-क्षार प्रक्रिया से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें हम एक बहुत ही आम चीज लेते हैं, नमक का पानी यानी ब्राइन, और उसमें से बिजली गुजारते हैं। सिर्फ नमक के पानी में बिजली? हाँ, और इस एक प्रक्रिया से हमें 3 बेहद काम के उत्पाद मिलते हैं: क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक मजबूत क्षार है। मतलब साधारण नमक के पानी से 3 इंडस्ट्रियल पावर हाउस। क्लोरीन तो पानी साफ करने के काम आती है और पीवीसी बनाने में, हाइड्रोजन एक ईंधन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और कागज उद्योग की जान है। ये तो केमिस्ट्री की एफिशिएंसी का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इसी लिस्ट में कुछ और घरेलू नाम भी हैं, जैसे बेकिंग सोडा। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही। ये एक एंटासिड भी है और केक को फुलाने के काम भी आता है, क्योंकि गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, वो है सोडियम कार्बोनेट। उसका सबसे बड़ा काम है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना, जिससे साबुन बेहतर झाग दे पाता है। अच्छा। और आखिर में है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। हाँ, और मूर्तियां बनाने में भी। ये जिप्सम नाम के पत्थर को गर्म करके बनाया जाता है। जब इसमें वापस पानी मिलाते हैं तो ये फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने इन रिवीजन नोट्स की मदद से अम्ल और क्षार की पूरी दुनिया को खंगाल लिया। उनकी पहचान से लेकर उनकी लड़ाइयों, उनके शांति समझौतों और उन समझौतों से हमारी दुनिया को मिलने वाले तोहफों तक। इन नोट्स ने वाकई इस अदृश्य केमिकल युद्ध को हमारे लिए दृश्य और दिलचस्प बना दिया। हाँ, और मैं यहाँ एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। आज की चर्चा से ये साफ है कि हम सब जाने अनजाने में हर रोज केमिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। हर रोज? बिल्कुल। चाहे वो पेट की एसिडिटी को ठीक करना हो, केक बेक करना हो या सिर्फ दाग साफ करना हो, ये अम्ल और क्षार सिर्फ किताबों के चैप्टर नहीं है। बिल्कुल। और ये वो भाषा है जिसमें हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखा गया है। शायद अगली बार जब कोई नींबू निचोड़ेगा या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेगा तो वो उस छोटे से केमिकल रिएक्शन को एक नए नजरिए से देख पाएगा जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है।